हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम में जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसकी हमने डेफिनेशन की थी हाइपोथेसिस के बाद से, और हमने दो टाइप के उसमें हाइपोथेसिस को डिफाइन किया था, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देन वी हैव डिस्कस्ड द 7 स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हमने 7 स्टेप्स को डिफाइन किया था। तो टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज अबाउट टेस्टिंग हाइपोथेसिस। डिफरेंट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज, और टेस्टिंग हाइपोथेसिस के हवाले से उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे और कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होंगे। तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उसको वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएंगे। सिंपल मींस जिसमें हमारे पास नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस गिवन होंगे। सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि पहले हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास गिवन हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जिसमें ये गिवन नहीं होंगे, और हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया लगाएंगे कि हमारा जो है नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। ओके जी, सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस को। ये हमारी एक्सरसाइज 1 है। परफॉर्म द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस for the following cases. तो उसका पार्ट ए फिर उसने आपको बताया है H0 mu is equal to 25, H1 mu is more than 25, X bar that is equals to 28.2, sigma that is equals to 4, and n that is equal to 12. So this is our first question, और उसने ऊपर लिखा हुआ है आपने इसमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है वो परफॉर्म करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब टेस्टिंग हाइपोथेसिस का मतलब वही होगी, इसके ऊपर अप्लाई करने हैं और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सोल्यूशन में हम पहले स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की सिलेक्शन होती है, दैट इज गिवन। ठीक है, हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया और ये हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे, और अच्छा ऊपर से लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यूज अल्फा इज इक्वल्स टू 1%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, सॉरी 5%, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम उसको अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू अज्यूम करके ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 1% से लेकर 10% तक हम किसी भी वैल्यू को अज्यूम करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें 5% दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या डिफाइन करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा गिवन इज 5%, और 5% का मतलब क्या हो गया, 0.05। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.05। हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 में हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को जो है वो 1 टेल टेस्ट से करेंगे या 2 टेल टेस्ट से करेंगे। और फिर इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है हम उसको चेक करते हैं। अगर ये नॉट इक्वल्स टू की फॉर्म में हो, मैं यहाँ पे दोबारा उसको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। अगर H1 ऑल्टरनेट हमारा नॉट इक्वल्स टू की फॉर्म में हो तो उस पे हम
टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर मोर देन हो तो वन टेल टेस्ट और राइट साइड का, और अगर लेस देन हो तो वन टेल टेस्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट की, कि जब हमारा ऑल्टरनेट इस शेप में होगा तो हम स्टेप 3 में लिखेंगे टू टेल टेस्ट। जब हमारा ऑल्टरनेट मोर देन की फॉर्म में होगा तो हम स्टेप 3 में लिखेंगे वन टेल टेस्ट फ्रॉम राइट साइड। जब हमारा ऑल्टरनेट लेस देन की फॉर्म में होगा तो फिर हम लिखेंगे स्टेप 3 के अंदर वन टेल टेस्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि हम रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड पे शो करेंगे और राइट साइड पे हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। राइट साइड का वन टेल टेस्ट क्या शो करेगा कि हम अपने रिजेक्शन रीजन को राइट साइड पे शो करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या होगा कि हम अपने रिजेक्शन रीजन को दोनों साइडों पे डिफाइन करेंगे, लेफ्ट भी राइट भी। फिर उसके लिए हम अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे। टू टेल टेस्ट में अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आधी वैल्यू लेफ्ट साइड पे, आधी वैल्यू राइट साइड पे। तो फिलहाल हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, हम वन बाय वन इसका जो है टू टेल का क्वेश्चन भी करेंगे, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन भी करेंगे वन टेल टेस्ट, और राइट साइड का भी करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास राइट साइड का टेल टेस्ट है क्योंकि मोर देन है, तो फिलहाल हम इस कैटेगरी के अंदर है। फर्दर आज के दिन हम जो है इसका भी क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे सामने ये आ गया है, ठीक है। तो मोर देन है तो अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, सिंस h1 is mu greater than 25, h1 हमारा ये है, so it is one tail test from right side। तो ये हमारा स्टेप 3 था। स्टेप 3 में हमने ये डिफाइन करना होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को जो है वो वन टेल टेस्ट से करेंगे या टू टेल टेस्ट से करेंगे। अगर वन टेल टेस्ट से करेंगे तो वो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो मोर देन है तो वन टेल टेस्ट होगा और राइट साइड का होगा। स्टेप 4 की तरफ आते हैं। स्टेप 4 में हम डिफाइन करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। मतलब क्या हुआ, हम स्टेप 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे या जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, या तीसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम फर्दर पढ़ेंगे काई स्क्वायर। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम डेटा को देखते हैं और डेटा को देख के हमें नजर आ रहा है सिग्मा गिवन है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी सिग्मा गिवन होगा ना आपके पास क्वेश्चन के अंदर, आपका टी टेबल कभी भी यूज नहीं होगा। सिग्मा जब भी गिवन होगा टी टेबल यूज नहीं होगा। जी जेड वाला टेबल, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, वो वाला टेबल यूज होगा जब जब सिग्मा गिवन नहीं होगा ना, फिर ऑप्शन है कि हम जी यूज करें या टी यूज करें। तो जी कब यूज होगा, जब सैंपल साइज 30 से अबव होगा, और टी कब यूज होगा, जब सैंपल साइज 30 से लेस होगा। उस केस में जब सिग्मा गिवन नहीं होगा, ठीक है। और जब आपको डेटा में सिग्मा नजर आ जाए ना, तो फिर आप टी को तो ऑप्शन में रखेंगे नहीं ना, फिर तो आप फौरन कहेंगे कि यहाँ पे जी टेबल यूज होगा। तो हमें सिग्मा नजर आ गया तो यहाँ पे हम जी टेबल यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है जी का, उसको लिखते हैं यहाँ पर, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एन। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 के अंदर हम अपने फॉर्मूले को डिसाइड करते हैं, डेटा को देखते हुए हम अपने फॉर्मूले को डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें। यस, स्टेप 5 की तरफ आते हैं। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशन का काम करते हैं। अब आप सारी वैल्यूज डेटा की उठा के इसमें पुट करते हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक्स बार 28.2, म्यू 25, सिग्मा 4, एन 12 और उसका स्क्वायर। तो स्टेप 5 में हम क्या काम करते हैं, सारा का सारा कंप्यूटेशनल वर्क, ठीक है। सारा हम जितना भी कंप्यूटेशनल वर्क होता है वो सारा का सारा हम स्टेप 5 में करते हैं।
तो स्टेप 4 के अंदर जो हमने फार्मूला डिसाइड किया होता है ना, हम डाटा की वैल्यूज को उठाकर उस फार्मूले के अंदर पुट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हम इसको कंप्यूट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास z का कैलकुलेटेड CAL, इसका मतलब है कैलकुलेटेड वैल्यू। ये हमारे पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो क्या आएगी, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 28.2 माइनस 25, ये आपके पास आंसर आ गया 3.2 और डिवाइडेड बाय ये 4 हो गया, और 12 का ले लें आप स्क्वायर रूट, का ले लिया आपने स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ गया 3.46। तो ओवरऑल z का कैलकुलेटेड आंसर क्या आ गया, अब इसको आप सॉल्व कर लें। 3.46 ऊपर चला जाएगा, 3.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.2 इंटू 3.46, और जो भी आंसर आ रहा है इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये ओवरऑल आपके पास आंसर आ गया 2.77। ये हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 के अंदर जो है हमने z की कैलकुलेटेड वैल्यू कंप्यूट की, हमने उसको कैलकुलेट किया, हमने उसको कंप्यूट किया, हमने उसको कैलकुलेट किया। अब स्टेप 6 की तरफ आएंगे। स्टेप 6 में हम क्या लेते हैं, क्रिटिकल रीजन। मतलब हम अपने रिजेक्शन रीजन को ग्राफिकली डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि हमें स्टेप 3 के अंदर लिखा हुआ है वन टेल टेस्ट है और राइट साइड का है, तो वन टेल टेस्ट राइट साइड का मतलब क्या होता है, हमने अपने रिजेक्शन रीजन को राइट साइड पे सिर्फ शो करना है। अब ये पॉइंट क्या होगा, नो डाउट ये भी जी है, बट ये वाली वैल्यू कहां से आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी टेबुलर से, इसलिए हम इसको लिखते हैं TAB, टेबुलर वैल्यू। ये पॉइंट क्या होगा, तो ये कितना रीजन है, क्रिटिकल रीजन कितना है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है 0.05। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी। अच्छा, तो 1 माइनस अल्फा कितना होगा जी, ये अगर 5% है तो ये 95% होगा। तो 95% का मतलब क्या हो गया, 0.95000। अब आप टेबल में जाएंगे, जी टेबल में 0.95000 इसको फाइंड आउट करेंगे, ये कहां पे पड़ा हुआ है, और इस पे देखेंगे कि जी का पॉइंट क्या बन रहा है। जी टेबल ओपन करें, जी टेबल मैं भी ओपन कर रहा हूं, आप भी ओपन करें। जी टेबल में आकर 0.95000 इसको फाइंड करते हैं, ये कहां पे पड़ा हुआ है 0.95000। 0.94950, तो मुझे यही नियरेस्ट लग रहा है 0.94950, 1.64, 1.64, 1.64, 1.64 पे आप देखें टेबल के अंदर आपको वैल्यू नजर आ रही है 0.94950। ठीक है, जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये राउंड ऑफ एक 0.95 हो जाएगा। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट तक आगे 9 है, ये 95 हो जाएगा। तो यही इसका नियरेस्ट है, और ये एरिया आपको मिल रहा है 1.6 के सामने 4 कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया टेबुलर वैल्यू का, ये भी जी का पॉइंट है,
बट ये वाली कहां से उठाइए, टेबल से उठाइए। ये भी z का पॉइंट है, ये वाली वैल्यू हमने कहां से ली है, ये हमने कैलकुलेट की है। अब हमारे पास z के दो आंसर हो गए, एक हमने कैलकुलेट किया है, एक हमने टेबल से उठाया है। अब इसको जरा देख के मुझे ये बताएं, 2.77 जिसको हमने कैलकुलेट किया है, वो वाला पॉइंट जिसको हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला पॉइंट आपका इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है 1.64, इस पॉइंट के बाद आएगा या इस पॉइंट से पहले आएगा? ये वाला पॉइंट 1.64 के बाद आएगा या पहले आएगा? टू 2.77 1.64 के बाद में आएगा या पहले आएगा? सर बाद में आएगा। बाद में आएगा, क्योंकि ये उससे बड़ी वैल्यू है ना, 2.77 1.64 से बड़ा है। तो ये वाली वैल्यू जो है इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद आएगा। अच्छा, इस पॉइंट के आगे कौन सा रीजन है? क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को हम रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। तो ये वाला जो आपका कैलकुलेट किया हुआ पॉइंट है, ये आपका रिजेक्शन रीजन के अंदर आ रहा है। आपका कैलकुलेट किया हुआ पॉइंट रिजेक्शन रीजन के अंदर आ रहा है। आप H0 को रिजेक्ट करेंगे। आपका कैलकुलेट किया हुआ पॉइंट रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं आ रहा। रिजेक्शन में आ रहे हैं तो H0 रिजेक्ट होगा, H1 एक्सेप्ट होगा। लेट्स सपोज यहां पे आपके पास आंसर आता 1.6, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आंसर आया था 1.6। अब 1.6 जो है 1.64 से लेस होता है। अच्छा, इस पॉइंट से लेस क्या होगा? ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपका कैलकुलेट किया हुआ पॉइंट एक्सेप्टेंस रीजन में आता तो हम H0 को एक्सेप्ट करते, H1 को रिजेक्ट करते। हमारा कैलकुलेट किया हुआ पॉइंट रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने फोकस H0 को करना है, H1 को नहीं करना। H1 तो आपका ऑल्टरनेट है। आपका जो असल स्टेटमेंट है ना, जिसको हमने बाय डेफिनेशन कहा था H0 क्या होता है, ये वो स्टेटमेंट होता है जिसको आपने वेरीफाई करना है, जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट है, जिसको आपने अपने प्रॉब्लम के अंदर वेरीफाई करना है, ये वो स्टेटमेंट है। ये तो उसका ऑल्टरनेट है। तो जब भी आपकी कैलकुलेट की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आएगी तो आपने H0 को रिजेक्ट करना है। अगर ये रिजेक्ट होगा तो ये एक्सेप्ट होगा, और अगर आपकी कैलकुलेट की वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में आती है तो फिर आपका H0 एक्सेप्ट होगा और जो ऑल्टरनेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन। अब हम आते हैं अपने 7th स्टेप की तरफ। 7th स्टेप में हमने क्या करना है? इस पूरे क्वेश्चन का लिखना है कंक्लूजन। ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू of z is 2.77, which is greater than the tabular value of z 1.64. So it will fall in the rejection region। रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। And hence we reject H0 and accept H1। ये है आपका कंक्लूजन। That is our 7th step, that is our last step। तो हमारा इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारा गिवन प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा H0 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, H1 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है।
आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, ये ज़हन में बैठ जाएगी चीजें। बस मेन चीज आपकी ये है, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, इसको डिसाइड करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन के अंदर से। जैसे भी हम करेंगे स्टेटमेंटल प्रॉब्लम करेंगे, ये काम थोड़ा मुश्किल है, बाकी कोई काम भी मुश्किल नहीं। ये काम अगर सही है तो ये सही लिखा जाएगा आपसे। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो जाहिर बात है इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो मेन ये दो स्टेप्स हैं, H0 H1 को डिसाइड करना और कंक्लूजन में ये बताना कि इसमें से कौन सा एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। तो ये 2 स्टेप आपके सही होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ये 2 सही हैं तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन सही है। अब ये 2 स्टेप सही करने के लिए आपको ये सारे स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। जाहिर बात है कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ना। अब ये कैसे आएगा, ये यहां से आएगा, और ये कहां से आएगा, ये यहां से आएगा। और इसका ये वाला पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, अल्फा की वजह से। मतलब इन 2 पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको ओवरऑल सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारा था वन टेल टेस्ट राइट साइड का। ठीक है, अब हम एक और प्रॉब्लम उठाते हैं जिसमें हम वन टेल टेस्ट को सॉल्व करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड का एक वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम टू टेल टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 5 मिनट अभी हैं मीटिंग को क्लोज होने में, तो हम जितना कर सकते हैं कर लेंगे, फिर हम बाकी उसको ब्रेक के बाद कर लेंगे। ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हम अपने क्वेश्चन को जो है, ये क्वेश्चन का डी पार्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको ब्रेक में जो है सेंड कर दूंगा, इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ए बी सी डी ई 4-5 पार्ट हैं इसके। तो ए मैंने किया, अब मैं डी कर रहा हूं। ठीक है, H0 डी में दिया हुआ आपको म्यू इज इक्वल टू 500 और H1 आपको दिया हुआ है म्यू इज लेस देन 500 और उसके बाद एक्स बार दिया हुआ आपको दैट इज 492। फिर उसने आपको दिया हुआ है स्मॉल s दैट इज 24 और फिर उसने दिया हुआ है n दैट इज 40। ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस के थ्रू सॉल्व करना है। हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, H0 हमारे क्वेश्चन में गिवन है म्यू इज इक्वल टू 500 और H1 वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन 5। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 की तरफ आएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करेंगे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा वही है अल्फा 0.05। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारा अल्फा ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन उससे दिया है ना अल्फा को 0.05 देना। स्टेप 3 की तरफ आएंगे, इट इज वन टेल टेस्ट, इट इज वन टेल टेस्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि लेस देन है तो ये लेफ्ट साइड का वन टेल टेस्ट होगा। स्टेप 4 की तरफ आते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नाउ सिग्मा इज नॉट गिवन, सिग्मा गिवन नहीं है। तो जब सिग्मा गिवन नहीं होगा ना, तो फिर हम डिसाइड करेंगे टी या जी। अब हमारे पास ऑप्शन में टी आ सकता है, टी या जी टेबल। ओके, अब हम देखेंगे सैंपल का साइज। अगर सैंपल का साइज 30 से लेस है तो टी टेबल, अगर सैंपल का साइज 30 से अबव है तो जी टेबल। तो सैंपल का साइज 30 से अबव है तो हम जी टेबल यहां पे यूज करेंगे। मतलब हम यहां पे जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन एन का स्क्वायर। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में आएंगे, सारा कैलकुलेशन का काम करेंगे। फार्मूले के अंदर जो हमारे पास डाटा गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है,
डाटा के अंदर उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। स्टेप 5, z कैलकुलेटेड वैल्यू x बार है हमारे पास 492, म्यू है आपके पास 500 अपॉन स्मॉल s है आपके पास 24 और 40 का हो गया आपके पास स्क्वायर रूट। इसको कंप्यूट करते हैं और हमारा जो है मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, तो फिर बाकी जो रह जाएगा वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। 492 माइनस 500 ये आपका 8 हो गया। 24 डिवाइड बाय 40 का ले लें आप स्क्वायर रूट। ये आ गया 6.32। तो यहां से z की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई उसको हम देख लेते हैं। 6.32